हेलो एवरीवन। परीक्षावाड़ी से इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट कवर हो चुके हैं क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं। पिछले 30 वर्षों में चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का कोई भी परीक्षा हुआ हो, सारे ही क्वेश्चन को इस परीक्षावाड़ी में कवर किया गया है। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से 2 पार्ट गया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो इसलिए मुझे कई पार्ट में बनानी पड़ रही है, लेकिन ये लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद परीक्षावाड़ी से मैंने सारे सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। कितनी भी तैयारी हो जाए, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं तैयार करते हैं तब तक आप अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप 1 डे की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन हो नहीं सकता है। बस आपको करंट अफेयर से अपडेट होने की ज़रूरत होगी। तो बाकी सब्जेक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप फटाफट से उसको भी जा करके देख लीजिए। इतने सारे क्वेश्चन को तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे प्रश्न जो हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मतलब लगभग हर तरीके के प्रश्नों को कवर किया गया है। 1 डे के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि हर तरीके के क्वेश्चन को कवर किया गया, इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार से है। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी रामकृष्ण थे। विकास वित्त में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? औद्योगिक और कृषि क्षेत्र शामिल होता है विकास वित्त में। भारतीय वित्तीय प्रणाली भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान देती है? बचत निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से पूंजी निर्माण के द्वारा योगदान देती है। अगला है, संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय स्थान किसे प्राप्त है? आरबीआई को प्राप्त है। देश में साख का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। असंगठित क्षेत्र में साहू, महाजन, सेठ एक्सेट्रा की आश्रिता को कम करने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? उस कार्यक्रम का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन सा? स्वयं सहायता समूह। असंगठित क्षेत्र की आश्रिता को कम करने के लिए नाबार्ड के द्वारा चलाया गया जो प्रोग्राम है उसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट, देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1 जुलाई 1955 को किया गया है। 1 जुलाई 1955 को। भारत में बैंकिंग संकट यानी बैंकिंग क्राइसिस की अवधि क्या है? अवधि है 1913 से 17 के बीच में। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद को दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मतलब है कि ऋण, आपका इंटरेस्ट कह सकते हैं, आप उधार कह सकते हैं, ऋण जो है वो जिन पर भी ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है वो वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण साख सृजन एवं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन। साख सृजन जो है ये आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है, आरबीआई का काम नहीं है। नेक्स्ट, विमल जलान, सी रंगराजन, राजा जे चलैया एवं मनमोहन सिंह में से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे? राजा जे चलैया नहीं थे। बाकी कौन कौन थे? विमल जलान थे, रंगराजन थे, मनमोहन सिंह थे, लेकिन चलैया नहीं है। अगला है, एक्चुअरीज। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे? बीमा से। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। किसको? सेबी को प्रदान की है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? सेबी करता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सिडबी, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक में से कौन शीर्ष संस्था नहीं है? राज्य सहकारी बैंक जो है वो शीर्ष संस्था नहीं है।
भारत में इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा नियमित करता है किसको? बीमा व्यवसाय को। नेक्स्ट, वो दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो जानी जाती है रिजर्व रेपो दर के नाम से, रेपो रेट के नाम से। सेबी, सेल, सिडबी एवं नाबार्ड में से कौन सी विपणन संस्था है? सेल क्या है? विपणन संस्था है। बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। भारत में बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कितना है? 2011-12। तो आप अपडेट होइए। स्थापना के वर्ष के अनुसार इनमें से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते हुए क्रम में है। स्थापना के अनुसार बात करें तो 1956 में LIC, 1964 में UTI, 1964 में इसके बाद सिडबी, जुलाई में, फरवरी में UTI, उसके बाद जुलाई में IDBI, उसके बाद अप्रैल 1988 में सेबी। तो ये इनका क्रम है। अगला, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। बैंक दर CRR, SLR और PLR में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? PLR नहीं किया जाता है। CRR किया जाता है, SLR किया जाता है, PLR नहीं किया जाता है। किसको वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था? अभिजीत सेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अभिजीत सेन को। अब ये है टेलीफोन परिदृश्य, अगस्त 2020 तक की स्थिति है इसमें, बाकी आप इसके बाद अपडेट होइएगा। ये 2020 तक का है तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। टेलीफोन की संख्या थी, ग्रामीण की बात करें, मतलब टोटल अगर बात करें तो आपका 1167.70 मिलियन, और ग्रामीण और शहरी में आप देख सकते हैं आंकड़े। लैंडलाइन टेलीफोन था 19.89 मिलियन, वायरलेस टेलीफोन 1147.81 मिलियन, टेलीफोन घनत्व कितना? 86.23%, और ग्रामीण और शहरी के आप देख सकते हैं टोटल जो है घनत्व 86.23% था 2020 तक। संसार के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक हैं ये, शेयर मूल्य सूचकांक उनका ये स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंकेक्स स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में, डो जोन्स न्यूयॉर्क में, SPX USA में, NKY जापान में, निक्की टोक्यो में, UKX इंग्लैंड में, CAC फ्रांस में, HSI हांगकांग, फ्रैंकफर्ट डेक्स कहाँ पे? जर्मनी में, होंगसेंग है हांगकांग में, सिमेक्स FSSTI सिंगापुर में, कोस्पी कोरिया में, संघाई कॉम्प कहाँ पे? चीन में, संघाई कॉम्प, SH कॉम्प चीन में, नासदाक संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोवेस्पा IBOV ब्राज़ील में, IPC मैक्सिको में, सियोल कंपोजिट कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। तो एक बार इसको आप फिर से पॉज करके अगर आप याद करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? इसका प्रमुख कार्य है मोनोपोली ऑफ नोट इशू, यानी देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? 1959 से। भारत में व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल यानी बिजी सेशन कब माना जाता है? बिजी सेशन माना जाता है अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक। RBI की स्थापना, भारत में RBI की स्थापना के निमित्त प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में। भारत में केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना निमित्त प्रथम प्रयास चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में किया था। सरकार की ऋण नीति लागू करने में कौन सा साख नियंत्रण उपाय सहायक होता है? खुले बाजार की क्रियाएं। ऋण की सीमाओं यानी मार्जिन्स में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण के द्वारा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है, इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12।
निम्नलिखित कालक्रम से स्थापित है? 1948 में भारत का औद्योगिक वित्त निगम, 1955 में भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम, फरवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारत में वायदा बाजार आयोग किसके द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार के द्वारा। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया यानी बियर शब्द द्योतक है। क्या? उस निवेशक का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, वो है मंदड़िया। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। कौन कौन से कदम? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया? एसएलआर और सीएलआर को कम करने का सुझाव दिया था। संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? मतलब कि बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकीय दर को नियंत्रित करने में कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित आंतरिक ऋण के घटक कौन कौन हैं? मार्केट बोरिंग, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां यानी स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू आरबीआई। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं? मुद्रा नीति के। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। आरबीआई के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट सही है। वो केंद्र सरकार का बैंकर है, वो मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, वो भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। अगला, भारत के संदर्भ में ये सारे स्टेटमेंट सही है। भारत में थोक कीमत सूचकांक यानी WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? SLR। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब यह है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए प्रमुख समितियां बनाई गई हैं। तो कौन सी समिति किसके लिए है? MN गोइपोरिया समिति है ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। एक घोष समिति है बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। YV रेड्डी समिति है छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए। PR खन्ना समिति बनाई गई गैर निष्पादन संपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए। दीपक पारिक समिति बनाई गई है आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार हेतु। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु। SS तारापुर समिति विदेशी विनिमय को पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु। D सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधिक जमाएं। देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों के विकास हेतु 1955 में किस बैंक की स्थापना की गई थी? ICICI बैंक की। RBI कब से साख नियंत्रण के एक प्रभावी उपाय के रूप में चयनात्मक साख नियंत्रण को प्रयुक्त करता आ रहा है? 1956 से।
भारत में ट्रेजरी बिल्स सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? 1917 में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखानुवर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। नाबार्ड ने किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है? भारतीय स्टेट बैंक को। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक फ्रांस की कार्डिफ SA के साथ में गठबंधनात्मक सहयोग से बना। भारत में कितने विदेशी बैंक हैं तथा किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारत में 46 विदेशी बैंक है। और किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 31 मई 2020 तक। विदेशों में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक कार्यालय हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 36 शाखाएं हैं मर्ज पे। द्वितीय और तृतीय स्थान पर है बैंक ऑफ इंडिया 25 और ICICI बैंक के 9। ये है 31 मई 2020 तक का। बैंकों के ग्राहक की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का भारत में कब लागू की गई है? 14 जून 1995 से। बीमा विषय भारत में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघीय सूची के अंतर्गत। भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यानी उपभोक्ता उधार का नियमन, उधार राशि नियंत्रण, अंतरण, मार्जिन अपेक्षाएं। नेक्स्ट, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके देनदार होते हैं। भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है UTI का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक के। भारत में निम्नलिखित के योग से सुलभ मुद्रा M3 बनती है। जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। ADR, GTR और SDR में से कौन से मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? SDR समझी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे SLR कहते हैं, सावधिक तरल अनुपात। इनमें से सही सुमेलित है ये। जापान में है निक्की, UK में FTSE है और USA में नासडाक है। निम्नलिखित संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है। कौन कौन सी संस्था? ICICI बैंक, IDBI और IFCI। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। नेक्स्ट कथन है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है और ये स्टेट PCS का क्वेश्चन है। ICICI, SDFC और UTI और इंडियन ओवरसीज बैंक में से सर्वाधिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोच्चि में। बेसल थर्ड क्या है? ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा है बेसल थर्ड। ATM का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS कहाँ स्थित है और कब स्थापित किया गया है? ये बेसल स्विट्जरलैंड में है, 1930 में स्थापित किया गया है। FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया है? 30 दिसंबर 2010 को। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा।
US 64 क्या है? ये UTI के द्वारा अमेरिकन पद्धति पर आधारित भारत की प्रथम खुला पारस्परिक कोष है, यानी ओपन एंडेड MF है। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब जारी किया गया था? 1993 में। देश में प्रथम निजी पारस्परिक कोष की स्थापना कब और कौन सी थी? 1993 में थी, कोठारी समूह के द्वारा अमेरिकन कंपनी के साथ में मिलकर के की गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक का। बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं पंजाब एंड सिंध बैंक में से कौन एक निजी बैंक है? बंधन बैंक है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम देश के 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? जुलाई 1969 में। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक के साथ में हुआ है? ICICI बैंक के साथ में। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। M1 में क्या शामिल है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतों द्वारा। लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? मिश्रित है ये। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा होती है? M3 के। मैच द कॉलम। मैक्सिको में कौन सी मुद्रा चलती है? पैसा। ऑस्ट्रिया में शिलिंग, जापान में येन मुद्रा, सऊदी अरब में रियाल। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं वाणिज्य विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है ये, इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई है? 1957 से। कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले में बंद हुआ है? ग्रीनलेज बैंक। केंद्रीय बैंक कार्य करता है वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की गुणवत्ता मापने के क्या तरीके हैं? 6 तरीके हैं। कौन कौन से? पंचालको यथा। कौन कौन से 6 तरीके हैं? कैपिटल एडिक्वेसी यानी पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति गुणवत्ता एसेट्स क्वालिटी, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, लाभदेयता यानी अर्निंग, तरलता यानी लिक्विडिटी और लेखांकन प्रणाली एवं नियंत्रण के संयुक्त सूचकांक के द्वारा। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने की घोषणा की है। इस विलय के बाद अब देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर के 12 हो गई है। प्रमुख बैंकों के विलय का वितरण है इस प्रकार। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब में कर दिया गया है, PNB में यानी पंजाब नेशनल बैंक में। इस विलय के बाद अब शाखा नेटवर्क के मामले में स्टेट बैंक के बाद PNB भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। इस विलय के बाद केनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है और इस विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में। इस विलय के बाद इंडियन बैंक देश का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा समग्र व्यवसाय की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के बाद पश्चात भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा।
NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के संबंध में पूंजी पर्याप्तता अनुपात मापदंड कब से लागू किया गया है? 1998 से। 2012 में यह अनुपात 15% कर दिया गया था। NBFCs किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? RBI के द्वारा। और ये सारे ही जो डेटाज है इसको आप करंट अफेयर से ज़रूर से अपडेट करिएगा, ये सारे पुराने डेटाज हैं। देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब की गई है? 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? F. निकोलसन को माना जाता है। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? ब्रिटेन में हुई है। कहाँ पे है ब्रिटेन? यूरोप में। प्राथमिक सहकारी बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा कमजोर वर्गों को आवंटित करना होता है? 30 और 25%। 60 और 25%। देश में सर्वाधिक शहरी सहकारी बैंक किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए कौन सी सहकारी समिति प्रदान करती है? प्राथमिक साख समितियां। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? जिला स्तर पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोक वित्त से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सारे 30 वर्षों के प्रश्न हैं। भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल यानी सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वो है चुंगी तथा प्रवेश कर। ये आपके आने वाले अब तक जितने भी एग्जामिनेशन आपके होंगे, चाहे वनडे का, चाहे स्टेट लेवल के, चाहे सेंट्रल लेवल का, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में जितने भी बेसिक क्वेश्चन उन सारे को इसमें कवर किया गया है प्रीवियस ईयर के। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग कर यानी टोल टैक्स में से कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? टोल टैक्स, मार्ग कर नहीं लगाया जाता है। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम यानी FATCA कार्यशील हुआ है 30 सितंबर 2015 से। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। 2020-21 में भारत का राजकोषीय अनुमानित घाटा था 3.5%। केंद्रीय बजट 2021-22 में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज अदायगी कितना? 20%। भारत सरकार के बजट 2021-22 के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किन किन उद्देश्यों के लिए? पहचान का प्रमाणन, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण। किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। केंद्र सरकार के चालू खाते में निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बजट पत्रों का विक्रय एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋण में से आय के स्रोत हैं निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ। कथन है हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, कारण इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में आयकर के संबंध में सही है, ये एक प्रगतिशील कर है और ये एक प्रत्यक्ष कर है। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2021 से 26 केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने के लिए संस्तुति की गई है? 45.0%। कथन है भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है और कारण दे रहा है कि भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। संसद में
29 फरवरी 2016 को प्रस्तुत बजट आकलन 2016-17 के अनुसार, ये पुराने डेटा हैं, 17 के अनुसार केंद्रीय योजना व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्र में उनके योजना व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते से घटते, परिवहन है, ऊर्जा है, सामाजिक सेवाएं और ग्रामीण विकास है। संघीय बजट 2021-22 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है उधार और अन्य देयताएं, इसके तत्पश्चात माल एवं सेवा कर हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आप ज़रूर से अभी अपडेट हुई है, जो बजट पेश हुआ है उससे। भारत सरकार ने किस से फेरा को प्रतिस्थापित किया है? फेमा से फेरा में। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए मूल्यवर्धित टैक्स यानी वैट लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? 2003 में। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कॉल्डोर ने। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, आयकर और जीएसटी। राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? 1936 से। लाफेर वक्र, लाफेर कर्वे क्या प्रकट करती है? यह आपका एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक व्यय किन मदों में किया जाता है? राजस्व एवं पूंजी व्यय में। विशुद्ध राजकोषीय नीति के कितने अंग या अस्त्र हैं? 3। करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण। आयोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों को उपलब्ध करना। आयकर, उपहार, व्यय कर, ब्याज कर, लाभांश कर एवं बिक्री कर में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की थी? केलकर कमेटी ने। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बढ़ती हैं? तट कर। संघीय बजट 2019-20 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष से कम को आयकर देने की छूट है 3.03 लाख रुपए तक। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है वाईवी रेड्डी समिति। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 32%। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है करों से। 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वाईवी रेड्डी की सिफारिश के अनुसार करों में केंद्र का हिस्सा 68% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 58। सेन वैट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये बराबर होगा राजकोषीय घाटे के। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? क्राउडिंग आउट प्रभाव। विनिवेश से प्राप्तियां यानी रिसिप्ट्स किस खाते में प्रदर्शित की जाती हैं? पूंजी खाते में। प्रत्यक्ष करों की उगाही करने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी का गठन कब किया गया था? 1963 में किया गया था। ठीक है। ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है और जिसे प्रवेश कर की संज्ञा दी जाती है, उसको किसके द्वारा अधिरोपित होता है? स्थानीय निकायों के द्वारा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। कथन है 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। कारण आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मैच द कॉलम, ये वित्त आयोग है, ये उनके अध्यक्ष हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, 11वें एम खुसरो, 12वां सी रंगराजन है, 13वां विजय केलकर थे,
14वां YV रेड्डी और 15वां है NK सिंह। उपहार कर, मनोरंजन कर और निगम कर में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर नहीं लगाती है। संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक कर को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया था 10 वर्षों के लिए। प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सर्वोत्तम मार्ग है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमेय करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक के द्वारा। कौन सा कर संसद में वित्त विधेयक के प्रस्तुत होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है? प्रत्यक्ष कर। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में। भारत में अंतरिम तथा निष्पादन बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? 1953, 54 और 1968, 69 में। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है। मैच द कॉलम पद है और वो पद क्या है उसकी व्याख्या है। राजकोषीय घाटा में ऋणदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है, वो होता है राजकोषीय घाटा। बजटीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? ऋणदानों और ब्याज अदायगियों को क्या करता है? घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा मतलब ऋणदानों को घटा करके कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है। बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और प्राथमिक घाटा होता है ऋणदानों और ब्याज अदायगियों को प्राप्तियों का व्यय को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है। कथन है राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, ये समितियां हैं और उनके अध्यक्ष, किसने अध्यक्षता की है इस समिति का? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश की अध्यक्षता की है सी रंगराजन ने। औद्योगिक रुग्णता की अध्यक्षता की है ओंकार गोस्वामी ने। कर सुधार के RJ चलैया ने। और बीमा क्षेत्र में सुधार की अध्यक्षता RN मल्होत्रा ने की। अब ये प्रकाशक है और ये प्रकाशन है। कौन से प्रकाशन की कौन से प्रकाशक है? उद्योग मंत्रालय के प्रकाशन थोक मूल्य सूचकांक, केंद्र सांख्यिकी का, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक का करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट, और वित्त मंत्रालय में आर्थिक समीक्षा का गठन होता है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स, अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निव्वल वृद्धि का योग। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब होता है बजट घाटा और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निव्वल वृद्धि का योग करके। निगम कर का उद्ग्रहण संघ करता है और वहीं पूर्णतः उसका स्वामी होता है। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कर हैं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। किस कर का आरोपण केंद्र सरकार है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टैंप शुल्क। कब से भारत में सार्वजनिक व्यय को योजना एवं गैर योजना व्यय में विभक्त किया गया है? 1987-88 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? राजीव गांधी ने।
प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? जिनमें कर की दर में वृद्धि होती है, जैसे आयकर। प्रतिगामी कर यानी रिग्रेसिव टैक्स क्या है? वो कर जिसमें कर का आधार बढ़ने पर कर की दर कम हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर। इसका बोझ धनी व्यक्ति की अपेक्षा गरीब पर अधिक होता है। किस व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है? पूंजीगत व्यय को। मुद्रास्फीति के समय किस प्रकार का बजट अपनाना चाहिए? अधिशेष बजट अपनाना चाहिए, सरप्लस बजट। अर्थव्यवस्था में मंदी अथवा बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु किस प्रकार का बजट अपनाना चाहिए? डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर पायर। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का समावेश किया गया था? 1996-97 में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था। किस राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? 1957 में लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? हरियाणा में लागू हुआ था। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था? ये बात कर रहे हैं 2021 के बजट की, 21-22 के, तो 34.83 लाख करोड़। सरकार के समस्त प्रकार के घाटों में कौन सा घाटा सर्वाधिक था 2021-22 में? राजकोषीय घाटा सर्वाधिक था, 6.8%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बजट 2021-22 में राजस्व घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए अनुदान को घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। 2019-20 में वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.6%। बजटीय घाटे की अवधारणा को कब समाप्त किया गया है? 1997-98 से। अब कुल व्यय कुल प्राप्तियों के समान दिखाया जाता है। भारत का जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? 5.0% एवं 4.9%। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमजे ने। विश्व धरोहर सूची में भारतीय रेलवे की किन संपत्तियों को शामिल किया गया है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे का कालका शिमला रेलवे व मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे के स्टेशन को। देश का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे है। देश में कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ये बजट 2021-22 का है और अब जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ है उससे आप अपडेट रहिए। एक बार इसको आप देख सकते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ आपका वास्तविक है यानी एक्चुअल से 2019-20 में 16,84,059 और इसका अनुमानित था 2,20,926 और ये आपका अनुमानित है यानी संशोधित अनुमान था 15,55,153 और 2021-22 बजट अनुमान था कितना? 17,88,424। ये आपकी पूंजी प्राप्तियां हैं, देख सकते हैं आप। कुल प्राप्तियां, कुल व्यय इतना हुआ। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ है उसको आप अच्छे से देख लें। बढ़ते हैं आगे। देश में सर्वाधिक लंबी यात्रा की रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी। ये रेलगाड़ी कब? 19 नवंबर 2011 से चल रही। केलकर समिति किससे संबंधित था? प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण में सुधार से। मैन वैट, मोड वैट तथा सैन वैट किससे संबंधित था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर के स्थान पर व्यापार कर के। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण का। ये बजट 2021-22 की सारांश है। वैसे आपको अभी लेटेस्ट जो बजट पेश हुआ है उसको पढ़ना है, लेकिन इसको आप एक नज़र में इसको भी देख सकते हैं कि पिछला क्या अनुमानित था।
1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया था। 2021-22 के दौरान सरकार का कुल व्यय था 34,83,236 करोड़ रुपए बजट अनुमानित किया गया था और ये 2020-21 के 34,05,305 करोड़ रुपए से 32,931 करोड़ अधिक होगा। इस बजट के प्रमुख तथ्य हैं 2020-21 के संशोधित अनुमान में 1,94,81,975 करोड़ के अनुमानित सघऊ की तुलना में 14.4% की वृद्धि दर मानते हुए 2021-22 के बजट अनुमान में सघऊ बढ़कर के 2,22,87,379 करोड़ होने का पूर्वानुमान है। बजट 2021-22 में कुल 3,69,899 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रस्ताव है, जो कि सकल व्यय का कितना प्रतिशत है? 10.6% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपूर्ण सकल व्यय में ब्याज अदायगी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16%। वर्ष 2021-22 में सकल कर राजस्व जीडीपी के अनुपात के रूप में कितने प्रतिशत आकलित किया गया है? 9.9%। वर्ष 2021-22 के सकल कर जीडीपी में प्रत्यक्ष कर जीडीपी का अंश 5.0% है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का अंश कितना प्रतिशत है? 4.9% है। 2019-20 पीई में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 4.0, 0.9 और 5.5%। 2021-22 में शीर्ष 5 धन आवंटित की जाने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन में 50,011 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,130 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में कितना? 34,300 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन के कितने क्वेश्चंस हैं? कभी कभी समाचारों में देखने वाले पद आयात आवरण यानी इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। ये उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के विदेशी मुद्रा कोष के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में किससे चालू खाता कहते हैं या फिर किससे चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन एवं अदृश्यों के संतुलन से बनता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात एवं निर्यात के संदर्भ में। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में कौन सा मद समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। अब ये है आयकर दरें जो कि 2019-20 का है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयकर और सरचार्ज की राशि 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के अतिरिक्त है। 50 लाख से 1 करोड़ की आय के मामले में देयकर का 10% सरचार्ज अतिरिक्त है और 1 करोड़ रुपए से अधिक सालाना आय के मामले में ये 25% है। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है क्या? रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। सुपर 301 संबंधित है मुफ्त व्यापार में अवरोध से। भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वो समिति है तारापोर समिति द्वितीय। यूरो डॉलर क्या है?
ये संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार के द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में किया जाता है। यूरो का प्रयोग केवल यूरोप में किया जाता है। भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ है वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह और देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। अब ये है रुपए में केंद्रीय बजट 2021-22 का, तो इसको भी आप देख लीजिए। वैसे ये डेटास इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये रुपया आता है उधार व अन्य देयताएं से 36%, निगम कर से 36 पैसे, 13 पैसे, आयकर से 14 पैसे, सीमा शुल्क में 3 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 पैसे, माल और सेवा कर में 15 पैसे, कर भिन्न राजस्व में 6 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 5। और रुपया जाता है केंद्रीय आय योजना में 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 13, ब्याज अदायगी में ये सारे पैसे हैं 20, रक्षा में 8, आर्थिक सहायता में 9, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 16, पेंशन में 5 पैसे और अन्य व्यय में 10। वही डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स सारे घाटे का सार है ये करोड़ में। फिस्कल डेफिसिट 2021-22 बजट अनुमान में बजट एस्टिमेट्स में 15,06,812 है। पॉइंट में बात करें तो 6.8। रेवेन्यू डेफिसिट 11,40,576 5.1। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा 9,21,464 4.1। और प्राइमरी डेफिसिट 6,97,111 3.1। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि ये भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगा। तारापुर समिति किससे संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से। कथन है ए, मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूशन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारण है विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था? 20%। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 17 देशों की, 27 देश में केवल 17 देशों की। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? 1 जनवरी 2002 से। ये कथन सत्य है कि भारत के प्रथम EPZ की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत वर्ष में सेज नीति बनाई गई थी 2000 में और इस बार के बजट पेश किया गया है उसमें सेज के नियमों में बदलाव किया गया है। बड़ौदा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। बड़ौदा पटोला किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अधिनियम प्रभावी हुआ है 2006 में और वर्ष 2005 में ये संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत सरकार की संसद में पारित किया गया था। भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है 2015 से 2021। भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। कब? 1965 को। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया है सूरत में। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? संयुक्त राज्य अमेरिका है 2019-20 में, 2019-20 अप्रैल से नवंबर में। ECGC संबंधित है निर्यात, वित्तीय एवं बीमा से। 2017-18 में डॉलर के रूप में भारत के निर्यातों में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? महाराष्ट्र का। जो पिछला डेटा आप देख रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो अब आपकी जो तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल इसी हिसाब से होनी चाहिए। भारत के किस क्षेत्र ने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है? सेवा क्षेत्र से।
भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। ये 2019-20 के आंकड़े हैं। 2019-20 में भारत के व्यापार आयात और निर्यात में सबसे बड़ा सहभागीदार कौन सा क्षेत्र था? एशिया था। वर्ष 2020 में किस देश का भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था? चीन का हिस्सा था अप्रैल-नवंबर में। देश के जीडीपी में आयात एवं निर्यात की सम्मिलित हिस्सेदारी 2015-16 में कितने प्रतिशत के स्तर पर थी? 42% के। भारत की आयात में वर्ष 2020 अप्रैल-नवंबर में शीर्ष 4 योगदान करने वाले देश कौन से थे? चीन था, यूएसए, यूएई और हांगकांग। 2019-20 में भारत के कुल निर्यातों की किस देश समूह का सर्वाधिक अंश रहा है? एशिया का 46.8%। 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में निर्यात राशि वाले शीर्ष 3 मदें कौन सी थी? सामुद्रिक उत्पाद अथवा अनाज 2.1%, मसाले 1.2%, फल, सब्जी और दाल 0.5%। बजट में अनुदान व्यय है ये 2021-22 का। खाद्य अनुदान 2021-22 में 2,42,836 करोड़। प्रतिशत की बात करें तो 65.64%। उर्वरक अनुदान का योगदान रहा है 21.50%। पेट्रोलियम अनुदान का प्रतिशत योगदान है 3.80%। ब्याज अनुदान का 7.10% और अन्य अनुदान है 1.94%। 2019-20 में भारत के 4 शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन से थे? यूएसए, चीन, यूएई तथा सऊदी अरब। भारत में होने वाले निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्य देश वर्ष 2020 के दौरान अप्रैल से नवंबर के दौरान कौन से थे? यूएसए थे, चीन था, यूएई था। वर्ष 2020 में आयात की शीर्ष 5 मदें कौन सी थी? कच्चा पेट्रोलियम था 14.3%, पेट्रोलियम उत्पाद 6.0%, स्वर्ण 5.6%, संचार उपकरण 4.5%, कोयला, कोक और ब्रिकेट्स 4.4%। 2020 में विनिर्मित मालों, विनिर्मित वस्तुएं और वस्तु समूह के निर्यात की शीर्ष 5 मदें कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पाद, ड्रग फॉर्मुलेशन, जैविक पदार्थ, मोती, मूल्यवान व अर्ध मूल्यवान पत्थर, लोहा और इस्पात और इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पे उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है और वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात हो रही है कि पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये आय आपकी 2,000 रुपये प्रत्येक की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस कार्यक्रम पर 65,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान अधिकांश छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना। सरकार ने 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस पेंशन योजना से वे अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र से 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। 29 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपये प्रति माह का अंशदान 60
वर्ष की उम्र तक करना होगा। 18 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में उतनी ही राशि जमा करेगी। उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले दशक के लिए सरकार के विजन के 10 बिंदुओं का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। क्या किया था कि भौतिक एवं सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना, हरी भरी पृथ्वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषक मुक्त भारत बनाना, MSME स्टार्टअप, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों पर जोर के साथ मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन एवं स्वच्छ नदियाँ, नीली अर्थव्यवस्था, गगनयान, चंद्रयान व अन्य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रम, खाद्यान्नों, दालों, तिलहन, फल और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात, आयुष्मान भारत, पोषण युक्त माँ और बच्चा के जरिए स्वस्थ समाज की स्थापना तथा नागरिकों की सुरक्षा, जन भागीदारी से टीम इंडिया का निर्माण, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। आगे बढ़ते हैं। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम एवं तिरुवनंतपुरम में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम नहीं है। भारत को मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध शुष्क देश किस पण्य वर्ग का निर्यात करते हैं? फल और ताड़ तेल का। विदेशी व्यापार नीति के संबंध में कथन है, ये नीति समयावधि 2015 से 20 के लिए है। इसका प्रमुख उद्देश्य 2020 तक वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत के अंश को 3.5% कर देना है। विश्व व्यापार संगठन अंग है किसका? गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का। निर्यातकों को विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा कौन प्रदान करता है? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन करता है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। 2018-19 में भारत के कुल निर्यात की वृद्धि दर क्या थी? 8.0%। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है आयातकर्ता के द्वारा। 2019 में संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है चीन। भारत का स्थान तीसरा है। 2019 के आंकड़े हैं। वैश्विक निर्यात और आयात में वर्ष 2019 के दौरान भारत का कितना अंश था? 1.7 और 2.5%। भारत के कुल GDP में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME का योगदान 2016-17 में कितना प्रतिशत था? 28.90%। 2019-20 में भारत के सेवाओं के निर्यात वृद्धि दर कितनी रही है? 2.50 रही है। भारत के वस्त्र उद्योग 2017-18 में देश का निर्यात आय में कितना प्रतिशत योगदान था? 13%। भारत का चमड़ा निर्यात मुख्यतः किन देशों को किया जाता है? यूरोपीय संघ एवं USA को। 2019-20 में किस सेवा निर्यात का मूल्य सर्वाधिक था? सॉफ्टवेयर सेवा का, $93.10 बिलियन। 2019-20 में भारत के सेवा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली मदें कौन सी थी? सॉफ्टवेयर सेवा थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 में व्यापार घाटा कितना था? 17-18 में 6% और 18-19 में 6.7%। 2019-20 के सेवा निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर किस सेवा निर्यात की रही है? कारोबारी सेवा की। 2019-20 में भारत का सेवा निर्यात कितना था? 213.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व व्यापार में भारत का अंश है प्रतिशत में। 2020 का ये है डेटा, 2019 तक का, बाकी आप अब से अपडेट रहिए। 20-21 1948 में निर्यात 2.2, आयात 2.3%। 2000 में निर्यात 0.7%, आयात 0.8%। 2013 में 1.7% निर्यात और आयात हुआ 2.6%। 2014 में विश्व व्यापार में भारत का अंश था 1.7%, निर्यात और आयात 2.4%। 2015 में निर्यात 1.6%, आयात 2.3%। 16 में 1.7% निर्यात
2.2%, आयात 2017 में निर्यात 2.1%, आयात 3.1%, 2018 में 1.7 19वीं रैंक पर और आयात 2.6 10वीं रैंक पर, 2019 में 1.7 निर्यात और 2.5 आयात। रैंक की बात करें तो 18वीं रैंक पे निर्यात और आयात 10वीं रैंक में। WTO के अनुसार व्यापार घाटे में 1% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी देश के वास्तविक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 0.4% की। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कौन कौन से हैं? कांडला है, कांडला गुजरात, सांता क्रूज मुंबई, फाहटा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोचीन केरल, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। सर्वड फ्रॉम इंडिया नामक ब्रांड नेम किस क्षेत्र में सृजित किया गया है? सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया। PPP क्रय शक्ति समता के आधार पर 2019 में विश्व की शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? चीन, USA, भारत व जापान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में विश्व में 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? 23वां। 2019 में भारत में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है ऐसा आयात जो निर्यात के लिए किया जाए। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों के मामलों में भारत का संपूर्ण विश्व में कौन सा स्थान है? 12वां। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1996 में हुई थी। 2019 में शीर्ष 5 GDP वाले देश कौन कौन से हैं? USA, चीन, जापान, जर्मनी और भारत है। नेक्स्ट अगला कथन है 10वें दशक की आरंभिक अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए एकमात्र सर्वोपरि आयात स्रोत के लिए पुनः उभर करके आया है। कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत सनह सनह अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही आश्रित होने लगा है। नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कथन 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कारण भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया है। तो यहाँ पे भी आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नोएडा के कासना में। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र सेज कौन सा है? शेनजेन, चीन का शेनजेन। अगला कथन है आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। कारण आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिक का सुधार करने में सहायता मिलेगी। तो आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिक का सुधार करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है आर। आगे बढ़ते हैं कपास के वैश्विक कृषिगत उत्पादन 2019 में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? 2019 में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। भुगतान संतुलन के संदर्भ में GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा यानी CAD 2019-20 में कितना रहा है? -1.5% का घाटा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का निर्यात पार कर लिया गया $313.36 बिलियन। 2018-19 के लिए पोर्टफोलियो निवेश कितना था? $30.7 बिलियन। 2018-19 में निबल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? $30.0 बिलियन। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी एपिप कब और कहां पे स्थापित किया गया? मार्च 1997 में जयपुर के निकट सीतापुर में। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसके द्वारा प्रशासित है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD। उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थी जो कि FCNR-A और FCNR-B कहलाती है। इन 2 योजनाओं के विषय में ये कथन सही है। योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगतता है
और योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आए अंतर को अन्य बैंक पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यातित वस्तुएं हैं और उनका गंतव्य देश कौन सा है? लौह अयस्क का जापान है, चमड़े के सामान का रूस, चाय का यूके, सूती कपड़े का यूएसए। 2019-20 के दौरान भारत द्वारा अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है चावल का। फरवरी 2006 में प्रभावी हुई सेज एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में ये कथन सत्य है। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला कथन है ए, नई एग्जिम नीति उदारवादी व बाजार परक है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है। कारण, GATT ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला, 2019 में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक है। किस देश के साथ भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है? यूएसए के साथ। कथन है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर सकता है। तो ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में FDI का अंतर्वाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग एवं निर्माण गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। देश में तिरुपुर किन वस्तुओं के निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? बने हुए वस्त्र के लिए। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? जापान का। 2015 में घोषित नई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। दृश्य मदों में क्या सम्मिलित होता है? समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात निर्यात होता है। इनविजिबल अकाउंट में क्या शामिल किया जाता है? समस्त सेवाओं जिनका आयात निर्यात दृश्य नहीं होता। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? जब केवल भौतिक मदों यानी दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर निकाला जाता है तो इसे व्यापार शेष कहा जाता है, बैलेंस ट्रेड। BOP यानी भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? जब यह आयात निर्यात का अंतर दृश्य, अदृश्य एवं पूंजी तीनों मदों के संबंध में निकाला जाता है तो इसे भुगतान संतुलन यानी बॉब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन होता है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए किस खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? करेंट अकाउंट का। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है? 19 अगस्त 1994 को। 2016-17 में देश के कुल निर्यात में सर्वाधिक हिस्से वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से थे? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। मुद्रा की किस परिवर्तनीयता की दशा में कोई भी भारतीय विदेशों में और कोई भी विदेशी भारत में संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है? पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की दशा में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कुल वैश्विक FDI अंतर्प्रवाह कितने बिलियन डॉलर का है? 51 बिलियन डॉलर का। अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह में शीर्ष 5 निवेशक देश कौन कौन से हैं? मॉरिशस है, सिंगापुर है, USA, नीदरलैंड और जापान। तारापुर समिति ने किस देश के साथ में दोहरे कराधान बचाव संधि की समीक्षा करने और FII द्वारा इस संधि के दुरुपयोग को रोकने की सिफारिश की थी? मॉरिशस के साथ। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब किसके साथ में संबद्ध होकर के कार्य कर रहा है? वित्त मंत्रालय के साथ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा, अनिवासी भारतीयों की जमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? विदेशी मुद्रा का। ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत के जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया गया है। व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित का अंतर है। व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है। व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है।
2019 में विश्व के 5 सर्वाधिक बाह्य ऋण स्टॉक भार वाले देश कौन कौन से थे? चीन, ब्राज़ील, भारत, रूस एवं मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेशक से। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम कब क्रियाशील हुआ है? 30 सितंबर 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी पाई जाती है? यूएसए की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं एवं संगठन। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। तो देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? एशियान या आसियान। किसके संदर्भ में? कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। WTO मामले के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में सही कथन है। IMF से विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देते हैं। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता कोड रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? IMF के द्वारा। किस संगठन या संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? UNDP ने। अगला है मैज़े कॉलम अंतर्राष्ट्रीय वित्त है और ये उनके कर्जों के प्रयोजन है, प्रकार हैं। कैसे किन किन प्रकार के कर्ज होते हैं? IBRD के लिए आधारित संरचना का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में सुलभ कर्ज पटल, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में निजी उद्यमों को उधार, IME में अदायगी शेष का घाटा। तो ये कर्जों के प्रकार हैं। SDRS यानी विशेष आहरण अधिकारों का प्रयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूरक साधन के रूप में, अनौपचारिक रक्षित परिसंपत्ति के रूप में, लेखी की इकाई के रूप में। SDRS का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? मुद्रा कोष द्वारा नमोदृष्ट देशों से विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए परस्पर समझौते के अंतर्गत विदेशी विनिमय का लेन देन करना, कोष के सामान्य खाते में लेन देन करना। आगे बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? IMF और IBRD और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का। IMF का 186वां, 187वां और 188वां सदस्य देश कौन बना है? 186वां कोसो 2007 में, 187वां तुवालू 2010 में और 188वां देश बना है दक्षिण सूडान 2012 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक शीर्षक से किन संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होती है? विश्व बैंक और IMF के द्वारा। IMF में किसी सदस्य देश का अंशदान या कोटा का निर्धारण कौन सी शर्तों पर निर्भर करता है? 3 शर्तों पर। प्रथम, विश्व बैंक में भागीदारी, दूसरा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और तीसरा आर्थिक विकास की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसके योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी डी वाइट के। अगला क्वेश्चन है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ संबंध के बारे में सही कथन क्या है? भारत का कोटा 2.76 है। कोटे के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? भुगतान संतुलन के अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण यानी MIGA किससे जुड़ा है? विश्व बैंक समूह से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD ने कब कार्य प्रारंभ किया था? जून 1946 में। IBRD क्या देता है? दीर्घकालीन ऋण देता है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। आईएफसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य क्या है? निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, पूंजी तथा प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना, पूंजी प्रधान देशों को अभाव करने वाले देश में पूंजी विनियोग हेतु प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ? 24 सितंबर 1960 को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ पूरक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की। सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व बैंक समूह में विकासशील देशों में इक्विटी विनियोग तथा दूसरे अन्य प्रत्यक्ष विनियोग प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्था को संगठित किया गया? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी को। विश्व व्यापार संगठन के बारे में ये सही कथन है, ये 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। ये सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। चीन, रूस, वियतनाम एवं कजाकिस्तान में से कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? वियतनाम नहीं है। अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया और यूएई में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है। WTO का कौन सा सदस्य देश ऐसा है जो किसी भी क्षेत्रीय व्यापार समझौते से नहीं जुड़ा है? मंगोलिया। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ था? अगस्त 2009 में। भारत का प्रथम CEPA समझौता किस देश के साथ में और कब संपन्न हुआ था? सिंगापुर के साथ में 2005 में। पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब जारी किया था? 1971 में। भारत आसियान CECA कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2010 से। समझौते पर हस्ताक्षर हुई थी 2003 में। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में व्हाइट प्लान तथा किन्स योजना नामक प्रस्ताव किन देशों ने प्रस्तुत किए थे? USA और ब्रिटेन ने। सामान्यतः विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह से क्या आशय है? विश्व बैंक के अंतर्गत IBRD और IDA सम्मिलित हैं, जबकि विश्व बैंक समूह में IBRD, IDA, IFC, MIG और ICSID समाहित हैं। तो ये अंतर होता है। विश्व बैंक में विश्व बैंक के अंतर्गत IBRD और IDA शामिल होते हैं, जबकि विश्व बैंक समूह में आपकी IBRD भी आएंगे, IDA भी आएंगे, IFC आएंगे, माइगा आएगा, ICSID आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये निर्यात विकास केंद्र हैं। तिरुपुर का निर्यात विकास केंद्र है, हौजरी एवं बुनाई उद्योग के लिए है तिरुपुर। मुरादाबाद ब्रॉसवेयर हैंडीक्राफ्ट के लिए, लुधियाना भारी मशीनी तथा हौजरी के लिए, सूरत रत्न और आभूषण के लिए, पानीपत में हथकरघा, अलेपी में नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान, जालंधर में खेल का सामान, रानीपत में चमड़ा, नागपुर में हस्त उपकरण, विशाखापट्टनम में मछली उत्पाद, मेरठ में खेल का सामान, अलीगढ़ में पीतल के ताले, आगरा में चमड़ा फुटवियर, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, कांचीपुरम में रेशम, सेलम में हस्त उपकरण, शिवकाशी में माचिस, अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण, जामनगर में ब्रास पार्ट्स, राजकोट में इंजन पंप, वापी अंकलेश्वर में रसायन, बटाला में मशीन उपकरण और भागलपुर में बुनाई। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का। उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं, उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सद्योजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ संदर्भित देश समूह संबंधित है किससे? एपेक्स से, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग से। ISO 14001 है प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। भारत, बांग्लादेश, लाओस और वियतनाम में से कौन सा गंगा मेकोंग
स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। भारत, चीन, ब्राजील और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है? G20। विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन उधारी यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग योजना किस संस्था ने चलाया है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत को विशिष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सहायता क्लब की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्लब कब स्थापित किया गया था? 1958 में। अब इसे भारत विकास मंच संज्ञा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ पूरक संस्था है IBRD का। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था राजनीतिक परिवर्तन से विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करती है? मेगा। भारत एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है। ADB के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओस और ताजिकिस्तान। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री। WTO के किस सम्मेलन में भारत को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हेतु कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने पर सदस्य देशों के मध्य सहमति बनने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है? WTO के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वाली इंडोनेशिया में। WTO की शर्तों के अनुरूप भारत ने कब से खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपना लिया है? 1 जनवरी 2005 से। रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई है? 16 दिसंबर 2011 को। इसके साथ मोंटेनेग्रो एवं समोआ को भी WTO की सदस्यता प्रदान की गई है। WTO का अंतिम सदस्य कौन सा देश है? अफगानिस्तान है, 164वां। गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नाटो, सार्क एवं आसियान में से ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? आसियान का है। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है कम ऋणी देश के रूप में। चीन, भारत, रूस और उज्बेकिस्तान में से कौन सा देश SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत नहीं है। IDF यानी भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं सिंगापुर में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भारत नहीं है। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। WTO की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षण, विविध देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था, भूतपूर्व पूर्वीय ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार का संवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत, रूस, जर्मनी एवं जापान में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? भारत नहीं है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट मैंने कवर किया है उनके सारे के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। सारे ही सब्जेक्ट के पिछले 30 वर्षों के प्रश्न को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना है? 1945 में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आसियान है दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य का संघ। डंकल प्रस्तावों के विषय में ये कथन सही है? क्या क्या? भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रकों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति। कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कि कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? सेबी को। भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है? विश्व व्यापार संगठन के यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डंकल प्रस्ताव संबंधित था बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। कौन सी संस्था मिलकर के विश्व बैंक समूह का गठन करते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और मेगा। मेगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना कब हुई है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितने सदस्य देश हैं। इसके साथ ही आप करंट से कितने मेंबर अब हैं, तो इससे आप करंट से भी अपडेट होइएगा। IMF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, सदस्य हैं 189। विश्व बैंक समूह की स्थापना हुई है 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, सदस्य संख्या 189। IBRD की स्थापना 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन में, सदस्य संख्या है 189। IFC की स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, सदस्य संख्या 185। IDA की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, सदस्य संख्या 173। मेगा की स्थापना 1988 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, सदस्य संख्या 181। ICSID की स्थापना 1966 में हुई है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और मेंबर 154 हैं। वहीं EU की बात करें, EEC का परिवर्तित रूप है यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना हुई थी 158 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और सदस्य हैं 27। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, जेनेवा हेडक्वार्टर है, 164 मेंबर। आसियान स्थापना हुई थी 1967 में, जकार्ता हेडक्वार्टर है, 10 मेंबर होते हैं आसियान में। ADB की स्थापना 1966 में, मनीला हेडक्वार्टर है, सदस्य संख्या 68। APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। एपेक कई बार पूछा गया है, मेंबर 27। सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, 1985 में स्थापना हुई है और काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, 8 मेंबर होते हैं इसमें। शाप्ता यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, स्थापना हुई है 1995 में, हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू है और 7 इसमें मेंबर हैं। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, मेंबर 36 होते हैं। दक्षिण साझा बाजार की स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर मोंटेविडियो, सदस्य 4। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी OPEC की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर है वियना में और 13 मेंबर होते हैं। और रेलवे के एग्जामिनेशन में तो कई बार पूछे जाते हैं। हिमतेक्ष, ये सारे वनडे के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IOR ARC 1997 में स्थापना हुई है, वाकोस इसका हेडक्वार्टर है और 22 इसमें मेंबर होते हैं। MGC यानी मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 में हुई है और VNTN हेडक्वार्टर है, 6 इसमें मेंबर हैं। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में, बीजिंग हेडक्वार्टर है, 8 मेंबर हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, ढाका हेडक्वार्टर है, 7 मेंबर हैं। G7 की स्थापना 1975 में हुई है, 1975 में, 7 इसमें मेंबर होते हैं। G77 का स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 134 मेंबर हैं। G15 में 1989 की स्थापना हुई है, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है और 17 इसमें मेंबर हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई है, 20 इसमें मेंबर हैं। G10 की स्थापना 1962 में हुई है, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है और 11 इसमें मेंबर हैं। IPSA की स्थापना 2003 में और इसमें 3 मेंबर हैं। नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई है, 3 इसमें मेंबर हैं। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और 1995 में इसका 1995 इसमें मेंबर है अंकटाड में। OPEC की स्थापना 1960 में, वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है और 14 इसमें मेंबर हैं। ब्रिक्स स्थापना 2009 में R5 की, इसमें 5 मेंबर होते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB की स्थापना 2015 में हुई है, हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और 78 इसमें मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी संस्था मिल करके विश्व बैंक समूह का गठन करते हैं? एक तो IBRD करता है, IFC करता है, IDA करता है, मेगा करता है और ICSID करता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्रीय आर्थिक गुट का निर्माण सबसे अंत में हुआ है? नाफ्टा। किसका? नाफ्टा का। अगला कथन है,
विश्व व्यापार संगठनों के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है, कारण भारत एक विकासशील देश है। तो ए तो गलत है लेकिन आर सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 में। कितनी है? 193 सदस्य संख्या है। यूरोपीय संघ में शामिल 25वां, 26वां, 27वां राष्ट्र कौन सा है? एस्थोनिया, बुल्गारिया और रोमानिया है 2007 में। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत। एंजल का नियम किसकी व्याख्या करता है? मांग की धनात्मक आय लोच की। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वो स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो। अर्थशास्त्र में उत्पादन है वस्तु में उपयोगिता का सृजन। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार होते चलेंगे। एक बार में कोई भी चीज़ें तैयार नहीं होती है, तो इसके लिए आपको 2 से 3 बार ज़रूर से पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए, हर एक एग्जामिनेशन में और आने वाले 10 सालों तक जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि बेसिक टाइप के क्वेश्चन को भी इसमें कवर किया गया है। अर्थशास्त्र में उत्पादन है वस्तु में उपयोगिता का सृजन। आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? मार्शल ने किया है। अल्पकाल में एक फर्म में उत्पादन तब बंद कर देगी जबकि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC से कम हो। बर्गसन मापदंड संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है कीन्स ने। जहां साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। किसी एक वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उस त्याग को यानी सैक्रिफाइस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत यानी गोल्डन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानूनन डकैती है। मार्क के इस सिद्धांत के आधार पर कौन सा सिद्धांत था? रिकार्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत। रिकार्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, ये कथन है प्रोफेसर JB सेका। किन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। चक्रीय बेरोजगारी किसकी देन है? विकसित देशों की। गिनी गुणांक माप है आय के वितरण में समानता या असमानता की। राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साइमन कुजनेट्स को। कई बार पूछा गया है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगता है, ये कथन है मार्शल ने। मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होता है, ये विचार है फ्रीडमैन का। ग्रेशम के नियम क्या हैं? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित ना किया जाए तो विपत्ति व विभ्रम का स्रोत बन जाती है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? D.H. रॉबर्टसन का। फिलिप्स वक्र के बीच संबंध दर्शाता है मजदूरी वृद्धि, स्फीति दर तथा श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, ये किसका कथन है? कीन्स का है। फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? मुद्रा के चलन पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये पद है और हेतुक। पद और हेतुक। गिनी गुणांक संकेंद्रण क्षेत्र का समानता की रेखा से नीचे के कुल क्षेत्र से अनुपात की गणना करता है। लॉरेंज वक्र क्या करता है? आय वितरण में जनसंख्या के शतमंग अंशों का अध्ययन करता है। टपकन प्रभाव में विकास के लाभ नीचे तक जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण है। सामर्थ्य क्षमता व्यक्ति की क्षमता के स्तर में उन्नति का अध्ययन होता है। उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है
जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। अगला सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि क्या है? मुद्रास्फीति। मंदी को दूर करने के लिए जानबूझकर कीमतें बढ़ाना, प्रत्यवस्फीति। रोजगार, उत्पादन और आय के विद्यमान स्तर में गिरावट के बगैर कीमतों में गिरावट, विस्फीति है। और मुद्रास्फीति के साथ साथ निस्पंदन स्फीति है। डिसइंफ्लेशन यानी मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर को क्या करा जाता है? घटाया जाता है। स्फीतिक दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेक्शन में साख मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टैगफ्लेशन से आशय है प्रसार के साथ बेरोजगारी। मुद्रास्फीति के समय होता है मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? बढ़ते हैं। मुद्रा संकुचन के समय होता है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवश्यक न्यूनतम प्रयास है हार्वे लेविस्ट्रीन का। बड़े झटके का सिद्धांत दिया है नर्कसे ने। संतुलित विकास का सिद्धांत रॉजन्स इन रोडान ने। असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन तथा सिंगर ने। अब ये अल्प विकसित देश और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? विकास का सिद्धांत दिया है। वीएस मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर, ये यूपीपीएससीएस मेंस और आईएएस में और आरएएस में पूछा जा चुका है। गुनार मिडल एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, एशियन ड्रामा। लेवेंस्टीन का सिद्धांत है आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया है इन्होंने। रोजनस्टीन रोडा ने प्रबल धक्का सिद्धांत। आर्थर लेविस ने श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। रेगनर नर्कसे ने गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण दिया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। संतुलित विकास का सिद्धांत भी दिया है और क्या क्या? गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत। किसने? रेगनर नर्कसे ने। तो ध्यातव्य है कि नर्कसे ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र यानी वैश्विक साइकिल ऑफ पॉवर्टी का विवेचन किया है। हर्षमैन ने असंतुलित विकास सिद्धांत दिया है। रोस्टोव ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। आर्थर लेविस ने कृषि तथा औद्योगिक द्वैत यानी श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत दिया है। ए.के. सेन ने सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। और गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण रेगनर नर्कसे ने। वो वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? लाफर वक्र कहते हैं। मैच द कॉलम। अमर्त्य सेन का है चॉइस ऑफ टेक्निक, तकनीकी चुनाव। हर्षमैन का असंतुलित विकास दिया है। रोस्टोव ने विकास के चरण यानी स्टेट ऑफ ग्रोथ। जी मेडाल ने चक्रीय संचयी प्रक्रिया और ए.के. सेन ने सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के विविध आयाम। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को अब हम कवर करेंगे और ये लास्ट ही चल रहा है। ए.एस. स्वामीनाथन संबंधित हरित क्रांति से, एल.के. झा कराधान से, सिटी कोरियन दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। ये लघु रूप है। विदेशी व्यापार का ओजीएल और फॉब है। रोजगार का एसजेआरवाई और ट्राइसेम है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई सूचकांक का क्षेत्र है। सीआरआर और एसएलआर बैंकिंग क्षेत्र में होता है। ओजीएल और फॉब होता है विदेशी व्यापार के क्षेत्र में। ट्राइसेम और एसजेआरवाई रोजगार के क्षेत्र में होता है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई ये सूचकांक में होते हैं और सीआरआर एसएलआर बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं। वर्तमान में कितने विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? डेविस आर मॉलपास ने संभाला है। और अपडेट होइएगा आप करंट अफेयर से। रघुराम राजन कमेटी किस विषय से संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो कि वित्त मंत्री भी हुए हैं। सी.डी. देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं।
ये कई बार पूछा जा चुका है। रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे बड़े देशों की तीसरी अर्थव्यवस्था बनी रही है। तो पहले 2 स्थान उसी क्रम में हैं, चीन और यूएसए। 2020-21 की खरीफ उपजों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया था? 1868 रुपए प्रति क्विंटल। 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? 1925 रुपए प्रति क्विंटल। हॉल संबंधित है वायुयानों के उत्पादन से। अब ये वर्तमान के हैं, यानी ये 2021 का है, तो बाकी अब 2020 तक का लास्ट का है। बाकी 21 और 22 में अब जो भी अब नए हैं 21 में, उनका आप करेंट अफेयर्स है उसको आप पढ़िए। नागोजी ओकोंजो इवेला ये महानिदेशक WTO के। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग के। विनीत अग्रवाल अध्यक्ष एसोचैम के। क्रिस्टालिन जियोर्जिएवा प्रबंधन निदेशक IMF के। मार्कोस ट्राइजो अध्यक्ष ब्रिक्स द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक के। कल्प योजना है एक शैक्षिक योजना। कथन है भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित होती है। तो A और R दोनों सही है, लेकिन A की सही व्याख्या नहीं करता है R। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी गार के संबंध में नए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2012 में किया गया था? पार्थ सारथी सोम। अगला कथन है तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। तो A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है। प्रतिवर्ष 29 जून को किसके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के। अर्थशास्त्र के संबंध में सही कथन है ये राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ये वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का किससे संबंध है? दुग्ध आपूर्ति से। गार्डियल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतर भार दिया गया है जनसंख्या को। दबाव समूह अर्थबोध कराता है, नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। एरो परियोजना का संबंध है डाकघरों की नई पहचान बनाने में। किन देशों के समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है 2002 में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक थे क्लास श्वाब। सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन। किस देश की अर्थव्यवस्था में से उसकी मार्केट कैप का परिणाम उसके GDP से अधिक है? भारत के। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रापूर्ति को। संसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई है 1993 में। नेस्कॉम किस उद्योग संबंधित कंपनियों का संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी का। लोक वित्त के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं ये। लाभ सिद्धांत के यानी बेनिफिट अप्रोच के प्रतिपादक एडम स्मिथ। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण के यानी एबिलिटी टू पे अप्रोच के एडम स्मिथ। पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्र यानी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के आर्थर लेफर हैं। इष्टतम करारोपण सिद्धांत आर्थर लेफर का है। व्यय कर एन किल्डार का है। टोबिन टैक्स के प्रतिपादक है जेम्स टोबिन। मूल्यवर्धित कर के प्रतिपादक है मॉरिस फारे और कार्ल स्टूप, जो कि इन्होंने विकसित किया है। वैट के प्रतिपादक प्रथम प्रतिपादक F1 सिमेंस हैं। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल का है। जीरो बेस बजटिंग प्रतिपादक हैं पीटर पायर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन मेनार्ड किन्स, और ये कई बार पूछा जा चुका है। थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टेट
एक्सपेंडिचर के प्रतिपादक हैं एडल्फ बैगनर। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एपी लर्नर। कर देय क्षमता के क्लार्क। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया है डाल्टन पीगू ने। अगला, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को 100 यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर 100 टेलीफोन कनेक्शन करने का लक्ष्य किस वर्ष में प्राप्त किए जाने की बात केंद्र सरकार की नई टेलीकॉम नीति 2012 में की गई थी? 2020 में। अब ये मैथ द कॉलम है। अजय त्यागी किस संस्था से संबंधित हैं? अध्यक्ष हैं सेबी के। उदय शंकर अध्यक्ष फिक्की के। जीआर चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन। सुरजीत एस भल्ला आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। तेजी किससे संबंधित है? वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यवसायिक कार्यकलाप से। सुस्ती धीमी गति के व्यवसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट। मंदी किसको कहते हैं? अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट। सुधार संबंधित है मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। केंद्र सरकार की ईपीसीजी योजना का संबंध किससे है? विदेशी व्यापार से। आगे बढ़ते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सही सुमेलित है। जेपी मॉर्गन चेंज संबंधित है वित्तीय सेवाएं से। डब्ल्यूएल रॉस प्राइवेट एंड कंपनी इक्विटी फर्म से। वारबर्ग पिंकस प्राइवेट इक्विटी फर्म से संबंधित है। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक है और हाल के वर्षों में बढ़ती रही है। क्यों? क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जाता रहा है और कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु रूप से विकास किए जाने के कम में अनुकूल हैं। कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अनभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं। पूर्ति पक्ष अर्थव्यवस्था अधिक जोर देता है उत्पादक के दृष्टिकोण पर। कथन है आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का ये अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो रहा है। कारण दे रहा है कि समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास कराती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अर्थशास्त्रियों के किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.के. गलब्रेथ। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित हैं प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में सही कथन है भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना अपर्याप्त है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्रालयों में कौन सा जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया है वो है मध्य प्रदेश। निजीकरण की कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वागीर और परिपूर्ण है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्ताक्षर। ऑटोमोबाइल निर्माता है और ये इनके मुख्यालय हैं। रेनॉल्ट एसयूए मुख्यालय है फ्रांस। वोक्सवैगन एजी मुख्यालय है जर्मनी। भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया था? आईटीसी ने। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। ध्यान रखिएगा। अथावाना का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। काली मुद्रा क्या है? अवैध आय। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला कथन है लीमैन ब्रदर्स यूएसए की एक निवेश बैंकिंग कंपनी है। इसने सितंबर 2008 में दिवालियापन संरक्षण अध्याय 11 दायर किया था। इसका कारण दे रहा है कि सब प्राइम लैंडिंग यानी उत्तम से कम उधार वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक थी। तो ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है।
रतन टाटा नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटा करके कहाँ ले गए थे? साड़ंद, गुजरात में। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका यानी सिटीजन्स गाइड टू फाइटिंग करप्शन निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CII भारतीय उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक। प्रश्नानुसार देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? ये एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो कि मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में ये कथन सही है कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ये आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। तो इसके साथ ही आज का सेशन और आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के 30 वर्षों के प्रश्न को कवर किया गया है परीक्षावाड़ी से। सेशन यूजफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।